नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप खाना पीना खा के बैठे होंगे। तो दोस्तों आज अपन बात करते हैं जो अपना चैप्टर चल रहा था साधारण ब्याज, और उसकी अब क्लासें अपन रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि आप सभी को पता है कि लाइव क्लास आपके पास पहुंच नहीं रही है, तो ये रिकॉर्ड ही बताऊंगा। तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं कि इस क्लास के अंदर लाजवाब क्वेश्चन किए जाएंगे जो बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। जैसे समझो किस्त वाले क्वेश्चन अपन से बहुत बार एग्जाम में पूछ लेता है और बच्चे बहुत कम संख्या में ही उनको अचीवमेंट कर पाते हैं क्योंकि उनसे गलती होने के ज्यादा चांस रहते हैं। और कई बच्चे तो उसके लिए फॉर्मूला रटते हैं, तो अपन फॉर्मूला तो रटेंगे नहीं, मैं बता जरूर दूंगा आपको एक बार फॉर्मूले से भी, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट तरीका बताऊंगा। लेकिन किस्त वाले क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों आपको मैं 2-3 क्वेश्चन जो कल वाले पैटर्न पे थे उससे थोड़े से लेवल को बढ़ा के आपको मैं क्वेश्चन बताता हूं, तो आपका टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं। तो आपका क्वेश्चन दिया हुआ इस तरह से कि एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है। कोई राशि है, पता नहीं कितना मूलधन है, वो राशि जो भाई साधारण ब्याज की दर पर 10 वर्ष में क्या हो रही है, दुगनी हो रही है। तो बताओ कितने वर्षों में यह समान दर पर, जिस रेट पे ये दुगनी हो रही है ना ऊपर 10 वर्ष में, उसी दर पर तिगुनी कितने समय में हो जाएगी, अपन से ये पूछ रहा है दोस्तों। तो इस प्रकार समझो दोस्तों कि अपन मान लेते हैं कि वो राशि 1 रुपए है। क्या है? 1 रुपए। अपन ने मान लिया कि वो 1 रुपए, ठीक है। 1 रुपए दुगना हो जाता है तो 1 का डबल कितना होगा, 2। कितने वर्षों में हो रहा है? 10 वर्ष के अंदर हो रहा है। क्लियर? ये बात सबको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपसे बात करूं कि यार इस 1 रुपए से 10 साल के अंदर ये 2 रुपए बन गए, तो आपको ब्याज क्या मिला? तो आप सभी को पता है कि इस 2 रुपए बनने में क्या क्या चीजें हैं। एक तो मूलधन है जिसको पी से डिनोट करते हैं, और इसी में ब्याज भी जुड़ा हुआ है। तो मूलधन तो अपना फिक्स है कितना, 1, तो ब्याज भी कितना है, 1। तो इसका मतलब यहां से यहां तक के टाइम पीरियड में उसको ब्याज के रूप में कितना मिल रहा है, 1 रुपए मिला है। क्लियर? पहले वाली लाइन से ये बात सिद्ध हो गई। नेक्स्ट लाइन अपन को क्या बोल रहा है, ये बताइए कि कितने वर्षों में वह समान दर पर, सेम रेट पर तिगुनी हो जाएगी, मतलब 1 रुपए से 3 रुपए बन जाएगा। तो एक बात बताओ, मैं यहां लिख देता हूं कितना, 3। देखो इसको तो मिटा रहा हूं मैं, 3। तो 3 कैसे बनेगा, 1 तो रुपए यहां मिला और 1 रुपए और मिल जाए तो तिगुनी हो जाएगी, नहीं तिगुनी हो जाएगी। लेकिन 1 रुपए कितने साल में मिलेगा, वो ही कितने साल में, 10 वर्ष के अंदर मिलने वाला है, और तब जाके ये राशि क्या होगी, तिगुनी हो जाएगी, है ना। 1 रुपए यहां से और 1 रुपए ये, तो ये 2 रुपए ब्याज के इसमें ऐड कर देते हैं तो कितना बन जाता है, 3। और उस राशि का ये क्या है, तिगुना। तो कितने समय में, 1 रुपए 10 साल में ये मिला, और ये भी 1 रुपए कितने साल में, 10 साल में। तो टोटल टाइमिंग कितना लगा भाई, 20 वर्ष। कितना लगा, 20 वर्ष, है ना। समझ में आई होगी बातें। कुछ बच्चे तो इसका आंसर 15 दे रहे होंगे, जहां तक मैं मानता हूं, क्योंकि अभी भी मेरे सामने जो स्टूडेंट बैठे हैं तो उन्हीं से मैंने पूछा था अभी कि इसका कितना आंसर आएगा, तो 15 बता रहे थे ज्यादातर। तो आप में से भी ऐसे होंगे, और कुछ का तो सही भी आया होगा आंसर, ऐसी बात नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग यहां से और करते हैं। देखो ये भी आपके पास मैं जो क्वेश्चन लिखूंगा इससे थोड़ा सा अलग लेवल का है, और कैसा क्वेश्चन है दोस्तों देखते हैं। देखो इस तरह से दिया हुआ है कि किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है तथा वर्षों, आप मेरे साथ साथ में क्वेश्चन भी करते रहिए क्योंकि आपको मैंने बहुत अच्छे से पीछे वाले क्लासों में सिखाया है। वर्षों की संख्या
प्रतिशत दर के बराबर है तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, आपसे ये पूछ रहा है दोस्तों। तो क्वेश्चन को समझना, अगर आपका आंसर आना है तो आ गया होगा इस टाइम तक, लेकिन कोई बात नहीं, जिनका आगे आया अच्छी बात है, नहीं आया तो इधर देख लो, आगे वाला क्वेश्चन आपको ही करना है और इसी पैटर्न पे दूंगा थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन, तो आप कर दोगे। लेकिन इधर ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है तथा वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। मतलब क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि कोई राशि है, कोई मूलधन है, और वो उस पर क्या कह रहा है कि जो ब्याज बढ़ता है ना, जो ब्याज बढ़ता है उस राशि पर, वो मूलधन का कितना हिस्सा है, 1/4 है। कितना, 1/4 है। और आगे ये बात बोली गई कि रेट और वर्ष दोनों समान है। मान लो कि अपने पास वर्ष 10 वर्ष आए तो रेट भी कितनी है, 10%। मान लो कि रेट अपने पास 20% है तो ये भी वर्ष भी कितना आएगा, 20 वर्ष। ऐसे 2 वर्ष है तो 2% रेट, मतलब रेट और यहां से रेट और समय दोनों क्या है, बराबर है। तो दोस्तों इस प्रकार से समझना आप लोग। आपके पास एक चीज दी है कि साधारण ब्याज है ना, जो मूलधन का 1/4 है। क्या है, 1/4। आगे मैं नेक्स्ट आपको डायरेक्ट ट्रिक भी बताऊंगा, इधर ध्यान, 1/4। तो नीचे की संख्या हमेशा अपन क्या मानते हैं, मूलधन मानते हैं। तो देखो अपन मान लें कि अपने पास मूलधन कितना है, 4, और मूलधन का 1/4 भाग क्या है, साधारण ब्याज है। तो देखो आपने मूलधन 4 माना तो 4 का 1/4 निकालोगे तो यहां से यहां कट जाएगा ना, कट जाएगा तो कितना आएगा, 1। ये क्या आ गया अपने पास में, ब्याज। और मेरा मतलब भी ये था कि नीचे आपका मूलधन है तो इस मूलधन पे ब्याज कितना है, 1 रुपए। कितना है, 1 रुपए। तो इस चीज को मैं यहाँ लिख देता हूं आपके सामने कि आपके पास में ब्याज है कितना, 1 रुपए। कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं। आपको मैं पूछ क्या रहा हूं कि आप ये बताइए दर कितनी है, और दर और वर्ष क्या है, समान है। तो दोस्तों आपने बचपन के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ब्याज निकालने का, जो अभी भी चलता है। कुछ बच्चे फॉर्मूले से क्वेश्चन भी करते हैं, लेकिन फॉर्मूले से नहीं करना चाहिए क्योंकि अपन भूल जाएंगे, क्योंकि मैथ में बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं और अपन सबको तो याद नहीं रख सकते, और अगर दिमाग से स्लिप हो गया फॉर्मूला तो अपना आंसर गलत हो सकता है। ध्यान दो, ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है कि साधारण ब्याज बराबर P गुणा T गुणा R बटा 100, यही होता है ना। अब देखो P का मतलब क्या है, मूलधन, T का मतलब समय, R का मतलब दर बटा 100, और ये SI का मतलब क्या है, साधारण ब्याज। यही बातें हैं ना। अब इस फॉर्मूले के अंदर अपन वैल्यू पुट करते हैं अपन लोग। देखो आपके पास में ब्याज कितना आ रहा है, 1 है कि नहीं, बराबर मूलधन कितना है, 4 रुपए, गुणा टाइम कितना है पता नहीं है, रेट कितनी है पता नहीं है, लेकिन टाइम और रेट दोनों क्या है, समान है। तो अपन इसको कुछ भी मान ले, कोई फर्क नहीं है। मैं मान लेता हूं इस समय भी क्या है, R, और रेट भी क्या है, R, और बटा में क्या आ जाएगा, 100। कर सकते हैं ऐसे। अब इस चीज को ऊपर लिखता हूं मैं दोस्तों, इधर ध्यान है। देखो 1 बराबर 4 गुणा R से गुणा होगा क्या हो जाएगा, R² बटा 100। 100 को इधर ले जा सकते हैं वज्र गुणा के थ्रू, है ना, ले जा सकते हैं इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 100 तो उधर चला गया तो 100 1 से गुणा होगा तो 100 ही रहेगा। इस 1 से इनको गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो क्या हो जाएगा 4 गुणा R², ये होने वाला है। तो इस 4 को भी मैं इधर ले जाऊंगा क्योंकि मुझे तो R² दिख रहा है इधर, और मुझे चाहिए क्या, R। तो ये नीचे जाएगा तो 100 बटा 4 बराबर R²। 4 का भाग दूंगा तो कितना आएगा, 25 बराबर R²। R का मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 5। इसका मतलब आपके पास
इस क्वेश्चन के अंदर रेट कितनी है 5% की और समय भी क्या है 5%। तो दोस्तों ये तो तरीका था अपना फॉर्मूले के द्वारा, क्या था फॉर्मूले के द्वारा। अब करना क्या है आपको ये बात समझाता हूं मैं डायरेक्ट कैसे करना है। देखो आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी यहाँ 1/4 दिख रही है कि नहीं, 1/4 दिख रही है सभी को। तो जो आपके पास ऐसी संख्या आएगी, हर क्वेश्चन में आएगी ऐसी संख्या आती है, उसको क्या करो आप 100 से तो गुणा कर दो। क्यों करते हैं, क्योंकि रेट है ये दर है, तो 100 से गुणा कर दो और इसका अंडर कर दो। अब जो इससे मान आएगा वही अपना क्या होने वाला है आंसर होने वाला है। तो देखो 100 से ये गुणा हो जाएगा 1 तो 100/4। तो देखो इससे कट जाएगा ये कितना 25, तो √25 का मान कितना होता है 5। ये 5 वर्ष आपके पास में आ रहा है और दर भी क्या है 5%। तो दोस्तों समझ में आई होगी और ये ट्रिक आपकी बहुत अच्छी काम करेगी, क्योंकि डायरेक्ट ये लगाना है, इस फॉर्मूले से आपको टाइम ज्यादा लगेगा, आंसर आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन मैं आपको और करके दिखाता हूं इसी तरीके से। दोस्तों समझ में आ रही है बातें। तो देखो ऐसी ट्रिक से अपन क्वेश्चन करके देखते हैं। दोनों तरीके से मैं आपको बता दूंगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप लोगों को तरीका यही लगाने वाला है लास्ट वाला। जब आपको ये याद ना रहे तो ही वो तरीका लगाना है फॉर्मूले वाला, है ना। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में इस तरह से दिया हुआ है दोस्तों, समझना। ये क्वेश्चन ऐसे है कि किसी धन पर एक निश्चित दर से एक निश्चित समय के लिए साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। यदि दर प्रतिशत वार्षिक तथा वर्षों के संख्यात्मक मान बराबर हो तो दर तथा समय ज्ञात कर। यह आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। तो दोस्तों क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको ये बोल रहा है क्वेश्चन समझना है इधर कि किसी धन पर एक निश्चित दर, कोई फिक्स दर लग रही है रेट एक निश्चित समय के लिए और फिक्स टाइम के लिए लग रही है। तो आगे क्या बोल रहा है कि ऐसा फिक्स दर और फिक्स समय के लिए लग रही है, तो साधारण ब्याज है ना, मूलधन का कितना है 16/25, कितना है 16/25 है। यदि दर प्रतिशत वार्षिक और वर्षों के संख्यात्मक मान बराबर है, मतलब क्या कि दर प्रतिशत और वर्ष क्या है समान है। मतलब मान लो कि इसका आंसर 5 आया तो 5% की रेट लग रही है और 5 ही क्या है वर्ष है। और अगर 10% आ रही है तो 10 ही क्या होने वाले वर्ष होने वाले, ये बात। तो देखो अब आपको मैंने ट्रिक क्या बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, मैंने ये बताया था कि आप सबसे पहले इसको संख्या को देखो तो कितनी है 16/5। उसके बाद में आप लगाओ इधर क्या 100, है ना। 100 क्यों लगाते हैं मैंने बताया भी आपको कि आप यहाँ रेट और क्या नाम है समय बराबर है, और रेट के लिए हम इसे क्या लगाते हैं 100 लगाते हैं, और 100 लगाने के बाद में इसका अंडर कर दीजिए आप, है ना। तो इधर ध्यान दो, यहां से 16 गुणा 100/25 कटता है तो काटो, तो देखो 25 चौक 100, तो कितना बचा है 16 गुणा 4, यही बचा है ना। तो देखो 16 चौक कितना होता है 64, और 64 किसका होता है 8 का होता है। तो इसका मतलब 8 वर्ष होने वाले हैं और 8 ही क्या प्रतिशत दर होने वाली है। इस तरह से दोस्तों अपन आंसर निकाल सकते हैं। और अगर भाई आप फॉर्मूले से निकालना चाहते हो तो फॉर्मूला आपके पास है, वो आप जानते हो कैसे। देखो आप क्या करने वाले हो, ऐसा ही इस तरह से लिखने वाले हो कि भाई ऐसा ही साधारण ब्याज
बराबर P गुणा T गुणा R बटा में 100। आपको पता है नीचे वाले को क्या मानते हैं, मूलधन, तो मूलधन तो कितना है 25, और भाई ऐसा ही कितना है साधारण ब्याज, ऊपर का साधारण ब्याज है कितना 16। अभी मैंने समझाया था ना आपको कैसे आता है ये 16 कैसे मानते हैं, है ना। तो रख दो मान 16 बराबर मूलधन कितना 25 गुणा टाइम और रेट दोनों बराबर है, तो मैं मान लेता हूं कि आर ही समय है और आर ही क्या है दर है मेरी, और नीचे क्या आएगा 100। बस वज्र गुना कर लो, तो ये इधर जाके गुना हो जाएगा, नीचे एक लगा दूं तो ये इधर, तो आपके पास क्या आ जाएगा 16 गुना 100 बटा 25 बराबर आर इसका, ये आने वाला है। और 25 चौक 100, तो 16 चौक 64 बराबर आर स्क्वायर। जब आप आर स्क्वायर को हटा के आर निकालोगे तो कितना आ जाएगा 8, वही आंसर आने वाला है दोस्तों। तो ये थोड़ा सा चीजें लेंथी है, टाइम ज्यादा लगेगा, तो आप सीधा इस तरह से कर सकते हो क्वेश्चन को। तो अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो प्लीज लाइक करना, और जैसी क्लास आपको लग रही हो तो कमेंट में आप बता देना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और क्योंकि आपके पास नेक्स्ट क्लास आने के लिए सब्सक्राइब हुआ होना चाहिए और बेल आइकन दबा हुआ होना चाहिए, तब जाके आपके पास में क्लास पहुंचेगी, है ना, क्योंकि नोटिफिकेशन आपके पास में जाएगा नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अब अपन देखते हैं, एक आपको ऐसा क्वेश्चन करवाता हूं जो एसएससी लेवल का क्वेश्चन है, और वो बहुत बार पूछा गया है, और उसमें ज्यादातर स्टूडेंट तो डर ही जाते हैं, उस क्वेश्चन से घबरा जाते हैं, और मैं चाहता हूं कि घबराएं। इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको ऑप्शन भी देने वाला हूं साथ साथ में। तो दोस्तों इधर ध्यान देना सभी, जो क्वेश्चन इस तरह से है कि यदि समान वार्षिक दर से समान समय के लिए ₹X का साधारण ब्याज ₹Y है। दोस्तों नोट्स भी बनाते रहना आप, क्योंकि बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा, अभी टाइम है क्योंकि लॉकडाउन अभी थोड़ा अनलॉक होता हुआ जा रहा है धीरे धीरे, तथा Y का साधारण ब्याज ₹Z हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, ये चीजें आपको दोस्तों दी है। तो कथन का मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, तो पहला ऑप्शन आपके सामने मैं रखता हूं और अपन देखते हैं बाद में चेक करके। तो पहला ऑप्शन आपके पास इस तरह से है, X Y Z बराबर 1, और बी ऑप्शन आपका दोस्तों दिया हुआ है यहाँ Z स्क्वायर बराबर X Y, सी ऑप्शन दिया हुआ है X स्क्वायर बराबर Y Z, और डी ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों Y स्क्वायर बराबर Z X, इस तरह से दिया हुआ है। और ये दोस्तों ज्यादातर बुकों में क्वेश्चन मिल जाएगा, आप किसी में भी देख लेना, चाहे RS अग्रवाल में देख लो, माथुरे में देख लो, लूसेंट वाली मैथ की बुक में देख लीजिए, आप प्लेटफॉर्म के में देख लीजिए, मिल जाएगा ये क्वेश्चन आप सभी को, है ना। तो ये क्वेश्चन करवाना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि ज्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, और आप भी सोच रहे होंगे। तो क्वेश्चन समझो पहले क्या कहना चाहता है अपन से, क्या करवाना चाहता है। तो दोस्तों क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि समान वार्षिक दर से समान समय के लिए, पहले बात तो ये आई कि भाई समान वार्षिक दर से समान वर्ष के लिए, मतलब समान समान है, रेट भी और समय दोनों समान है ना। 5% दर है तो 5 ही वर्ष है, और अगर 10% दर है तो 10 ही वर्ष होने वाले हैं, और अगर 8% दर है तो 8 ही वर्ष होने वाले हैं, मतलब समान है, दर और समय क्वेश्चन के अंदर क्या है समान है। अब समान है तो आगे क्या बोल रहा है X रुपए, ये X क्या है मूलधन का साधारण ब्याज Y है, क्या है Y है,
x मूलधन का साधारण ब्याज क्या है y, और y मूलधन, फिर नेक्स्ट ऐसे दे दिया क्वेश्चन कि y अगर मूलधन हो तो साधारण ब्याज क्या होगा z होगा, है ना। तो आप ये बताओ इन दोनों कंडीशनों के अनुसार और ऊपर ये अप्लाई करना है, उसके बाद में इन चार में से कौन सा कथन आपका सही है दोस्तों, ये चीज आपको बतानी है। तो दोस्तों मैं आपको समझाता हूं, इधर ध्यान देना। देखो आप फॉर्मूला कैसे लिखते हो, इधर सभी समझना। साधारण ब्याज हिंदी में लिख देता हूं इस बार, साधारण ब्याज बराबर क्या लिखते हो, मूलधन गुणा समय गुणा दर और बटा में 100। बताओ सभी ऐसे लिखते हो कि नहीं लिखते, लिखते हो ना सभी ऐसे। अब इसी फॉर्मूले में मैं वैल्यू पुट करता हूं, पहले तो वैल्यू पुट करता हूं मैं इसके हिसाब से, है ना। इसके हिसाब से वैल्यू पुट करूंगा तो आपके पास साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है y, तो आप भी लिख दो y बराबर मूलधन कितना है x रुपए गुणा समय और दर। अपन को पता ही नहीं है कि समय कितना है और दर कितनी है, लेकिन ये जरूर पता है कि समय और दर क्या है, समान है। तो मैं मान लू यहां कि मेरे पास समय तो क्या है t है ना, और दर भी क्या है मेरी t है। या और कुछ मान लो आप, जैसे मैं मान लू कि अपने पास समय भी क्या दिया हुआ है a, तो दर भी क्या होने वाली है a, और नीचे क्या आ जाएगा बटा में, यही होने वाला है। अब दोस्तों इसके नीचे आप 1 लगा दो और वज्र गुणा करो, तो ये तो इससे गुणा होगा और 100 जाके इससे गुणा होगा, ये बात होने वाली है। तो मैं इस तरह से कर सकता हूं क्या कि 100 गुणा y बटा x गुणा a स्क्वायर लिख सकता हूं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे पास में ये चीज आ गई। या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इसको, कैसे, ध्यान दो कि सपोज दैट मैं इनको ही रखूं एक साथ, तो मेरा क्या हो जाएगा 100 गुणा y होने वाला है और नीचे क्या आ जाएगा x, और बराबर क्या रहेगा, देखो बराबर में इधर a स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, है ना। कर दिया मैंने इस तरह से। अब नेक्स्ट के हिसाब से देखो, इसके हिसाब से क्या होने वाला है, ब्याज मेरा क्या होगा z बराबर मूलधन क्या है y गुणा समय मैं क्या मान रहा हूं यहाँ a मान रहा हूं, और दर भी मेरी क्या है a है, नीचे क्या आएगा बटा में 100। भाई ब्याज के हिसाब से देखो, ये ब्याज के फॉर्मूले से साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100। तो ब्याज इसके हिसाब से y का साधारण ब्याज रुपए क्या है z, तो मैंने ब्याज की जगह z रख दिया, पर मूलधन कितना है y गुणा समय क्या मान रखा हूं मैं a, तो मेरी दर भी क्या होगी a, क्योंकि दोनों समान हैं समय और दर, नीचे बटा में हमेशा 100 आता है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो वज्र गुणा अपन कर लेते हैं, और मैं एक साइड में रखना चाहता हूं इनको, तो मेरा क्या हो जाएगा 100 गुणा z बराबर नीचे क्या आएगा y, है ना, और इधर क्या आ जाएगा a स्क्वायर, कर देंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे पास एक तो इक्वेशन बनी है ये और एक इक्वेशन बनी है ये, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों इक्वेशनों में मेरे को एक चीज समान दिख रही है कि यहाँ a स्क्वायर, यहाँ क्या है a स्क्वायर के बराबर मान मेरा ये है, और यहाँ a स्क्वायर के बराबर मान मेरा ये है। तो मैं क्या a स्क्वायर की जगह ये मान रख सकता हूं ना, क्योंकि ये इसके बराबर है। तो अपन कैसे रखेंगे, ध्यान देना इधर कि 100 गुणा z, ये तो मेरा ऐसे कैसे रहेगा, नीचे क्या आएगा y, और इस a स्क्वायर की जगह मैं ये मान रखना चाहता हूं ये, और लिख सकता हूं मैं आराम से कि क्या 100 गुणा y और नीचे क्या आएगा x, है ना। अब कर लेते हैं अपन क्या वज्र गुणा करूंगा, तो दोस्तों ध्यान देना, इनको कोष्टक में बंद कर देता हूं ताकि दिक्कत ना आए, है ना। तो देखो वज्र गुणा करूंगा तो x से गुणा किया तो इधर तो क्या आ जाएगा, ऊपर लिख देता हूं आपके लिए मैं ये, तो मेरे लिए क्या आ जाएगा ये कि 100 गुणा z गुणा x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इधर मेरे पास में क्या आ जाएगा 100 गुणा y गुणा y, कोई दिक्कत नहीं।
अब इनको गुणाई कर देता हूं यार मैं, तो गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा 100 गुणा ZX बराबर है 100 गुणा Y स्क्वायर। क्लियर? जो कटता है उसको काट भी सकते हैं अपन आराम से। तो देखो इस 100 से ये 100 कट जाएगा, है ना, इस 100 से ये 100 कट जाएगा। तो इधर क्या बचा मेरे पास में ZX बराबर Y स्क्वायर। लास्ट में मेरे पास में ये आ जाती है कि Y स्क्वायर बराबर कितना आएगा ZX। और देखो दोस्तों Y स्क्वायर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ देखो Y स्क्वायर बराबर ZX, Y स्क्वायर बराबर ZX। इसका मतलब D वाला कथन अपना क्या है? सत्य है। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गई होगी बातें, और अगर नहीं भी समझ में आई है तो थोड़ा सा रिवर्स करके आप देख सकते हो, क्योंकि मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखाया है फॉर्मूले में रख के, है ना। तो दोस्तों अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस्तों वाले, है ना। और किस्तों का मैं आपको बहुत इजी तरीका बताने वाला हूं यहां से, तो देखते हैं एक बार। तो अब मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूं यहां से, और क्वेश्चन है आपका इस तरह से दोस्तों कि दिया हुआ है, थोड़ा सा यही समझा देता हूं मैं आपको कि 3 वर्ष बाद दे रुपये 1092 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। आगे दिया हुआ है कि यदि साधारण ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों अपने पास में ये चीजें दी हैं और अपन देखते हैं इस क्वेश्चन को। थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशन जरूर टफ है। तो दोस्तों जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे छोड़ नहीं देते हैं या फिर तुक्का लगाते हैं, है ना, ऑप्शन पे आइडिया लगाते हैं, और जिनकी अच्छी प्रैक्टिस रहती है वो क्वेश्चन को कर भी दे देते हैं, और जो करते हैं ऐसे क्वेश्चन वो ही काफी बच्चों से आगे भी निकल जाते हैं। तो पहली बात है देखो दोस्तों, इसमें अपन को क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को समझना। आपको दिया हुआ है कि 3 वर्ष के बाद में दे रुपये कितने हैं 1092। 3 वर्ष के बाद में मतलब 3 साल में टोटल रुपए कितने देने हैं 1092। आगे क्या दिया कि बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। किस्तों में ये रुपए चुकाने हैं 1092। 1092 क्या है, किस्तों में चुकाना है अपन को, और 3 साल में चुकाना है। तो हर साल किस्त तो समान समान जाने वाली है, क्योंकि साधारण ब्याज की दर लग रही है और हर साल समान समान दर लगेगी, तो अपने पास हर साल किस्त बराबर बराबर जाएगी। लेकिन 3 साल में टोटल रुपए कितने चुकाने हैं 1092। ये बात अपने पास में आ जाती है। आगे देखो क्या है कि यदि साधारण ब्याज की दर जो पैसे पे दर लग रही है, रेट लग रही है, वो कितनी है 12% है, तो वार्षिक 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान बताइए। तो अब किस्त का मान कैसे बताएं, दिक्कत आ गई यहां से। तो एक तो तरीका है दोस्तों बहुत डिफिकल्ट, जिसमें अपन मानते हैं एक्स। जैसे आपके सामने मैं थोड़ा सा करके दिखाता हूं कि माना किस्त का मान है x रुपए। क्या है x रुपए। किस्त कितने साल तक दी जा रही है 3 साल तक दी जा रही है। तो भाई पहली किस्त मानू या मैं लास्ट किस्त मानू तो इस तरह से मानूंगा, देखो x रुपए तो दूंगा, जो मूलधन है मेरा वो तो दूंगा मैं, जो x रुपए किस्त का मान है वो तो दूंगा, और इसके साथ में मैं क्या भी देने वाला हूँ, ब्याज भी देने वाला हूँ। तो ब्याज कैसे दूंगा दोस्तों, इस तरह से देखो
एक्स मूलधन गुणा समय कितना, जैसे 3 साल की देनी है, समझना एक बात और समझना, 1 2 3 किस्तों में देना है। जब भी अपन किसी के पास भी लोन लेते हैं, चाहे होम लोन हो, चाहे बाइक लोन हो, चाहे आपका एजुकेशन लोन हो, कोई भी लोन हो, तो लोन करने वाले क्या करते हैं, बैंक वाले अपना लोन बना देते हैं और किस्त बना देते हैं कि आपको 10 किस्त भरनी पड़ेगी इस रुपए की, आपको 5 किस्त भरनी पड़ेंगी, आपको 3 किस्त भरनी पड़ेंगी। तो जब भी वो किस्त बनाते हैं, जब अपन को पैसे देते हैं, उस समय एक किस्त तुरंत ले लेते हैं, है ना। तो एक किस्त तुरंत ले ली, तो बाकी किस्त कितनी और रहेगी, 2 साल की रहेगी। जब 3 साल की हो तो एक ले ली, तो बाकी कितने साल की, 2 साल की रही। तो 2 साल ही क्या लगने वाला है, ब्याज लगने वाला है। तो मैं यहां लिखूंगा कि एक्स, या फिर मैं डायरेक्ट ऐसे ना लिखूंगा कि एक्स रुपए का 2 वर्ष का मिश्र धन, ऐसे लिखूंगा 2 वर्ष का मिश्र धन प्लस एक्स रुपए का 1 वर्ष का मिश्र धन। और लास्ट जो शुरू स्टार्टिंग में अपन को पैसे देते हैं, उस समय तो अपन को डायरेक्ट रुपए ही मिलेंगे, है ना। तो एक्स रुपए का 2 वर्ष का मिश्र धन और एक्स रुपए का 1 वर्ष का मिश्र धन मिला दूं मैं, भाई जो रुपए दिए हैं वो, और 2 साल का ब्याज लास्ट में किस्त जाने वाली है। उससे पहले वाले साल में एक्स रुपए, तो मूलधन जो किस्त मानी है वो तो देना ही है, लेकिन ब्याज भी देना है, मिश्र धन आ जाएगा। शुरू में अपन क्या देते हैं, जो किस्त अपन को बना के देता है, भाई ये किस्त है, ये लो, है ना। और ये टोटल रुपए कितने बता रहा है अपन को, 1012, है ना। अब इसके बाद देखो क्या करेंगे, मिश्र धन पूछा है तो मूलधन तो अलग से लिख दूंगा, जोड़ दूंगा। और मूलधन मिश्र धन में क्या क्या होता है, मूलधन और ब्याज। तो ये क्या है, मूलधन। अब ब्याज के लिए क्या करते हैं अपन, ये फॉर्मूला लगाते हैं कि नहीं लगाते, कि मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100 लगाते हैं ना। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं यार, देखो मूलधन, मूलधन मेरा क्या है, एक्स रुपए लिख दी। समय क्या है, समय क्या है, कितनी मान रहा हूं मैं, 2 साल, तो 2 लिख दिया। दर कितनी है, 12 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इस जगह होगा तो इस जगह भी देखो 1 साल का मुझे मिश्र धन देना है, ब्याज रुपए समेत देना है, तो मूलधन कितना, एक्स रुपए। फिर उसके बाद देखो एक्स मूलधन गुना समय 1 गुना दर बटा 100 कर देंगे। फिर लास्ट में एक्स बराबर कितना आया, 112, है ना। अब भाई इतनी चीजों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। इनको काटेंगे, फिर इनको काटेंगे, फिर इनको जोड़ेंगे, और फिर उसके बाद में इसके बराबर करेंगे। तो दोस्तों 5 मिनट से ऊपर टाइम लग जाएगा, और इतने में तो बहुत सारा टाइम ले जाएंगे। तो मेरे महानुभूत हस्तियों, ये तरीका नहीं अपनाना है, और अगर बुक लैंग्वेज पकड़ना है और रटना है तो फिर आप इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हो, कोई ऐतराज नहीं है। अब मैंने आपके लिए छोड़ा क्या है कि सर कैलकुलेशन करनी है इस तरह से कि जैसे ये x है और इधर कितना आ जाएगा, 12 दूना 24 x बटा 100, ये x, ये कितना आ जाएगा 12x बटा 100, इधर x बराबर 1012। अब आप कर लीजिए एक्सप्लेनेशन यहाँ, है ना, लेस से लेके इतना काम आप भी कर सकते हो, क्योंकि आपको मैंने अच्छे से सिखा दिया है। अब मैं आपको डायरेक्ट तरीका बताने वाला हूं इस महाभारत को छोड़कर, वो आप समझ लीजिए। और वो तरीका इस तरह से है दोस्तों, आपको मजा आ जाएगा। आप सोचोगे, आप कहोगे सर जी 1 लाइन में आंसर, सिर्फ 2 लाइन में आंसर, और आप भी देखना। आप भी देखो, इधर मेरे सभी प्यारे स्टूडेंटों, लाडलो समझना, अपन को किस्त कितनी देनी है, 1 2 और ये 3। मैंने क्या बताया अभी कि किस्त लेते हैं ना, उस समय जब पैसे लेके आते हैं बैंक से किस्त बनवा के, तो उस समय एक किस्त अपन से उसी टाइम में ले लेता है। तो उसी टाइम में लेगा तो उसका ब्याज क्यों देंगे अपन, नहीं देंगे ना। उस समय तो बोल देंगे भाई जो मूल है वो ले ले किस्त का, किस्त के में ब्याज मत जोड़। तो मैं मान लेता हूं कि मेरी किस्त जारी है पर कितने की, 100 रुपए। तो अगली किस्त मेरी ब्याज रुपये समेत जाएगी, तो अगली किस्त में मुझे कितने % पे देना पड़ेगा, 12% पे। तो 100 का 12% कितना होता है, 12 बाई
100 का 12% निकालोगे तो प्रतिशत हटा के नीचे 100 लगाने वाले हो, और 100 से 100 कैंसिल आउट तो कितना 12। 100 का जो भी प्रतिशत बोलता है वो ये आता है। जैसे मैं बोल दूं कि 100 का 50% कितना, तो 50। 100 का 4% कितना, तो 4। 100 का 12% कितना, 12। 100 का 20% कितना, तो 20। वो ही सेम होने वाला है। तो मुझे इस बार दूसरी किस्त देने जाऊंगा तो ब्याज समेत दूंगा ना किस्त, तो 12 रुपए और जोड़ दूंगा। फिर लास्ट मेरी किस्त आएगी तो उसको भी मैं ब्याज जोड़ के दूंगा। तो ये 112 दिया तो मैं इसके अंदर 112 में 12 और जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 124, है ना। फिर मैंने देखा कि यार पहली किस्त 100 रुपए की गई, अपनी तुरंत ले लिया अपन से बैंक वाले ने, आने ही नहीं दिया बाहर गेट से कि बोला दे जा, ब्याज नहीं ले रहा लेकिन किस्त दे जा। फिर मैं दूसरी बार गया तो 12 रुपए ब्याज के लगा के किस्त दे के आ गया। तीसरी बार ये दे के आ गया, मेरा मामला फिनिश, क्योंकि मुझे 3 किस्तें देनी थी। फिर मैंने अंदाज लगाया कि यार मैंने 3 साल में कितना रुपए दे दिया टोटल। तो दोस्तों जोड़ के देखते हैं। देखो 0, 2 और 4 कितना हुआ 6। यहां से देखो 1 और 2 कितना हुआ, 1 और 2 कितना 3, 1, 2 और ये 3। तो टोटल कितने रुपए दे दिया मैंने 336। लेकिन लाडलो क्वेश्चन 336 नहीं बोल रहा है, कितना बोल रहा है, कितना बोल रहा है 1092। इधर बराबर में लिख देता हूं आपके लिए, 1092 बोल रहा है कि आपने 336 ना देकर क्वेश्चन के हिसाब से 192 रुपए दिए हैं। तो मैंने देखा यार अपन ने कितना मल्टीप्लाई दिया है, इसका कितना मल्टीप्लाई होगा, इसका ये कितना मल्टीप्लाई होगा। तो हमेशा इसको लिखते हैं ऊपर और नीचे लिखते हैं 336। तो आप इस संख्या को काटना चाहते हो तो आप ये काट सकते हो, और नहीं काटते हो तो दोस्तों समझना इन रुपए का ये 1092/336 गुना है। तो जो प्रथम किस्त अपन ने मानी है वास्तविक किस्त वो भी इतना ही होने वाली है 1092/336, और वो जो आएगा वही अपनी किस्त का क्या जाएगा मान आ जाएगा। तो दोस्तों ध्यान देना, इस तरह से काटेंगे 100 गुना 1092/336, है ना दोस्तों। और अब इनको काट लेना आप, है ना, काट तो सकते हैं ना। और इसको काटोगे तो आपका निकलने वाला है आंसर कितना 325। कितना आंसर निकलने वाला है 325। इसका मतलब जो किस्त मिलेगी वो कितनी होगी 325 रुपए की प्रत्येक किस्त अपनी जाने वाली है। ये बात समझ में आई होगी दोस्तों। अब तो ये तो बहुत इजी है, इस तरीके को एक बार दोबारा से देख लीजिए आप, है ना। फिर मैं आपकी लूंगा 20 सेकेंड ताकि दिमाग में बैठ जाए, फिर अगले क्वेश्चन में अपन को टाइम नहीं लगने वाला है। देखो इधर समझना भाई, मैंने किस्त मानी क्या कि अपनी किस्त जारी है कितने की 100 रुपए की, कितने की 100 रुपए की। किस्त कितने साल देनी है 3 साल। तो शुरू में ब्याज नहीं लगा तो अगले साल ब्याज लगा के देना, ब्याज कितना 12%। तो अगले बार 112, उससे अगली बार 12 और जोड़ो तो कितना हो जाएगा 124। तीनों किस्त गई 1, 2, 3, तीनों किस्तों में अपन ने कितने पैसे दे दिए अपने हिसाब से, तो इन तीनों को जोड़ते हो तो 6 और ये 3 और 3 336 रुपए। लेकिन अपना क्वेश्चन 336 नहीं बोल रहा है, कितना बोल रहा है कि आपने 1092 रुपए दिए हैं। तो मैंने देखा यार इसका कितना मल्टीप्लाई है ये, तो हमेशा ये इधर वाली संख्या आती है ऊपर 1092 और ये आती है नीचे, समझ गए। काटो मत इसको अभी। तो इस संख्या का ये इतना मल्टीप्लाई है तो जो किस्त मानी है वो भी इतना मल्टीप्लाई होने वाली है, तो उसमें भी 1092 बटा में कितना होने वाला है 336। क्लियर। अब देखो दोस्तों आप इसको काट सकते हो आराम से, 100 गुना 1092/336, है ना, काट सकते हो आराम से। और इनको काटोगे तो आपका आंसर आने वाला है 336 रुपये किस्त का मान आने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब तो आपको समझ में आ ही होगी बातें, तो अब आपको टाइम नहीं लगेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है दोस्तों, आपका जो ऐसे दिया हुआ है समझना कि 5 वर्ष दे रुपये 36
100 के ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त कितने रुपये की है, आपसे ये पूछा जा रहा है दोस्तों। तो अपन क्या करेंगे, मानेंगे कि माना किस्त कितने की है, किस्त कितने की है 100 रुपए की, कितने की है 100 रुपए की। किस्त कितनी देना है भाई, 5 किस्त देना है, और 5 किस्तों में लास्ट अपन ने देखा टोटल रुपए कितने जाने वाले हैं 3600, कितने जाने वाले हैं 3600, है ना। और किस हिसाब से जाने वाले हैं 10% की दर से। तो शुरू में अपन 100 दे दिया अपन ने, तो नेक्स्ट ईयर में अपन को कितना देना होगा 10% और जोड़ो, तो कितना 100 का 10% कितना होगा 10, तो 10 और जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 110। नेक्स्ट अपना इसमें 10 और जोड़ दो, ऐसे जितना परसेंट दिया 120। नेक्स्ट अपनी किस्त आएगी 130 और नेक्स्ट किस्त जाएगी कितनी 140। किस्त देखो कितनी हो चुकी है 1 2 3 4 5 किस्त हो चुकी है। मैंने देखा यार 5 किस्त जा चुकी है, तो 5 किस्तों में पैसे कितने गए, तो अपन इस तरह से करेंगे। देखो 0 0 0 0 सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 0, ऐसे यहां से 1 1 2 3 और 3 6 6 4 कितना हुआ 10, ऐसे 1 2 3 4 5 और 1 कितना 6। अपने हिसाब से कितने पैसे जा चुके हैं 600, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से दोस्तों 600 रुपए नहीं जा रहे हैं, कितने जा रहे हैं 3600। तो भाई अपने हिसाब से 600, क्वेश्चन के हिसाब से 3600, तो कितना मल्टीप्लाई है भाई, कितना मल्टीप्लाई है 6, कितना मल्टीप्लाई है 6, क्योंकि 600 को 6 से गुणा करते हैं ना, तो कितना होता है 3600। अगर यही 6 मल्टीप्लाई है इसका, अगर ये रुपए की इसके 6 मल्टीप्लाई है, तो जो किस्त मानी है वो भी 6 मल्टीप्लाई होने वाली, तो किस्त कितने रुपए की होने वाली है अपनी 600 रुपए की। तो अपन पूछा भी क्या है प्रत्येक किस्त का मान बताओ, तो प्रत्येक किस्त का कितना मान होने वाला है 600 रुपए की किस्त होने वाली है। तो दोस्तों अब फिर से एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं करवाता हूं किस्त का ही। अब तो आपके बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, डाउट रहा ही नहीं होगा। तो अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है कि साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद दे रुपये 848 के ऋण के निपटान हेतु कितना वार्षिक भुगतान करना होगा, इस तरह से दोस्तों दिया हुआ है। तो देखते हैं कि कितना आएगा। आपको ये बोल रहा है कि साधारण ब्याज की दर कितनी है 4% और कितने वर्ष तक देना है 4 वर्ष तक, और 4 वर्ष में कितने रुपए चले जाएंगे 848 टोटल रुपए चले जाएंगे। तो आपको ये पूछा जा रहा है कि आप ये बताओ 4 साल तक इस दर से आप प्रतिवर्ष कितने कितने रुपए का भुगतान करने वाले हो, मतलब प्रत्येक किस्त कितने की देने वाले हो, ये चीज आपको पूछा जा रहा है। तो दोस्तों मान लेते हैं कि माना किस्त कितने की है 100 रुपए की, है ना। तो अपन एक किस्त 100 रुपए की मानी, तो नेक्स्ट किस्त कितने की देने वाले हैं जितना प्रतिशत दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 4%। तो 100 का 4% कितना 4 होने वाला है, और अगर 4 होने वाला है तो 100 में 4 जोड़ूंगा तो कितना होने होगा 104।
तो नेक्स्ट जोड़ते चलो 4, 108। नेक्स्ट कितना होगा, 108 में 4 जोड़ूंगा तो 112। ये होने वाला है। किस्त कितनी हो चुकी है, 1 2 3 4, और अपन को बोला भी कितना है, 4 वर्ष के लिए। और किस्त क्या है, वार्षिक है, मतलब 1 साल की 1 देनी है। तो 4 साल की 4 किस्त अपन ने बना दी है। मैंने देखा यार 4 किस्त बन चुकी है, तो चारों किस्तों में पैसे कितने जा चुके हैं मेरे हिसाब से। तो दोस्तों ध्यान देना, 4 और 8 कितना हुआ, 12, 12 2 14, है ना, असल 1। देखो 0 0 0 और 1, तो 1 और 1 रही कितना हुआ, 2, असल बचेगी नहीं। तो यहां से 1 2 3 4, इसका मतलब मेरे हिसाब से कितने रुपए गए टोटल, 424। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है कि 424, दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है कि 424 नहीं 848 रुपए जा चुके हैं। तो मैंने देखा यार इस पैसों के ये कितना मल्टीप्लाई है, तो ये मल्टीप्लाई है भाई 2। जब आप 424 को 2 से गुणा करोगे तो आपका आएगा 848। और अगर यही रुपए इन रुपए का 2 गुना है तो इसकी भी किस होने वाली है, वो 2 गुनी होगी। तो कितने की होगी, 200 रुपए की। कितने की होगी, 200 रुपए की। तो दोस्तों ये बात समझ में आई होगी। लेकिन दोस्तों किस्त का क्वेश्चन आपका कई बार घुमा के भी आ सकता है। कई बार क्या आ सकता है, घुमा के भी आ सकता है। जैसे कि क्वेश्चन समझना, ये क्वेश्चन आपको अगर मैं इस तरह से दे दूं कि साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष तक रुपए देने हैं, अगर प्रत्येक किस्त 200 रुपए की हो, तो बताओ 4 वर्षों बाद देय राशि क्या होगी। मेरा क्वेश्चन समझना, आपको ये बोला कि साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष तक किस्त देनी है या रुपए देने हैं, और यदि प्रत्येक किस्त 200 रुपए की है, तो बताओ 4 वर्ष बाद देय राशि क्या होगी। तो दोस्तों समझना, आपको उस समय भी इस तरह ही करना है, और इस तरह से आप कर दोगे कोई दिक्कत नहीं कि भाई पहली 100, दूसरी 104, तीसरी 108, चौथी 112, टोटल रुपए कितने 424। अब अपन ने देखा अपन को दिया हुआ क्या है, इस बार किस्त का मान दिया हुआ है कितना, 200 रुपए। तो अपन ने तो किस्त कितने की मानी है, 200 की, लेकिन दिया हुआ कितना, वो सॉरी किस्त मानी है 100 की, और दिया हुआ कितना 200, तो कितना मल्टीप्लाई है भाई 2, है ना। अगर यही इन रुपए का दुगुना है ना, दुगुना है इन रुपए का, ये दुगुना है, तो जो किस लास्ट में रुपए देने हैं 4 साल में वो भी दुगने होंगे, और दुगने होंगे तो कितना हो जाएगा 848। इस तरह से भी आप क्वेश्चन को हल कर सकते हो। दोस्तों समझ में आई होगी बातें, तो अगर समझ में आ रही है तो प्लीज लाइक करना और कमेंट करना कैसी क्लास आपको लगी है। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोगों ने और क्लास देख रहे हो तो मेरे चाहिए तो मेरे लाडलो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। इतना पसीना बहाया जा रहा है जो आप ही के लिए है ये मेहनत, और आपसे कुछ भी नहीं मांगा जा रहा है। जब फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास दी जा रही है तो एक चीज मांगी जा रही है कि आपसे कि आप सब्सक्राइब और लाइक करें, जैसी क्लास आपको लग रही है वैसा कमेंट भी करें और शेयर भी करें। आपको ऐसा ही कंटेंट मिलता रहेगा। आपकी ऐसे ही हेल्प के लिए हमेशा हम तत्पर खड़े रहेंगे। आप हमारे शिष्य हो तो हम आपके गुरु बन के रहेंगे हमेशा। तो दोस्तों खुश रहना, घर पे रहना, अपने परिवार का ख्याल रखना और अच्छे से पढ़ाई करते रहो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।